गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग लेक्चर नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। सिविक्स का ही है ये चैप्टर आपको 1 डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी का। देखिएगा इसमें चैप्टर ये आपको पॉइंट नंबर 6 मैंने बोला था कि मैं इसके बाद पॉइंट नंबर 6 के बारे में बताऊंगा अपने लेक्चर नंबर 4 में। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है जो उसका मैंने कुछ पार्ट इस पर बोर्ड पर लिख दिया है और मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। पता है कि किताब से मैं पढ़ कर बता रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि पॉइंट नंबर 6 का ही है। One of the most important events that brought about the downfall of a monarchy and the establishment of a democracy was the French Revolution 1789 to 1990. The French society was divided into 3 classes or states. The first state comprising the priests and religious leaders, and the second state comprising the nobility and rule over the third state, which almost entirely comprised of the poor. The third state was made to pay all the taxes while the king and the first and the second states led a lavish life. देखिए इसमें कहता है कि यहाँ पर दिया है कि यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो राजशाही नीति को ध्वस्त करने की इसमें बात कही गई है। राजशाही नीति को इसमें डाउनफॉल के बारे में बताया गया है। इसमें ये इसलिए बताया गया है क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था आपको 1789 से लेकर 1799 के बीच में, इसमें मुख्य मुद्दा था मोनार्ची जो रूल है उसको ध्वस्त किया जाए, उसको डाउनफॉल किया जाए। इस तरह से इसमें दिया गया है कि फ्रेंच सोसाइटी को जो है, देखिए मोनार्ची जो होता है राजशाही नीति को हटाकर डेमोक्रेसी नीति, वहां पर प्रजातांत्रिक नीति को लाई जाए। और ये जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था आपको 1789 से लेकर 1799 तक हुआ था, ये इसी के लिए हुआ था। इससे आपको फ्रेंच जो सोसाइटी है वो 3 वर्गों में बढ़ गई। पहले में माने फ्रेंच जो द फ्रेंच, यहां पर देखिएगा द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड टू 3 क्लासेस, 3 वर्गों और स्टेट्स। यहाँ पर 3 वर्गों या 3 संपत्तियों में बट गई। देखिए 3 वर्गों या 3 संपत्तियों में बट गई, ठीक है ना। फ्रांस का जो भाग था, फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 3 वर्गों में या संपत्तियों में बट गई। पहले में आते हैं आपको द फर्स्ट स्टेट कंप्राइज, पहली संपत्ति में आपको आते हैं पादरी और धार्मिक लोग, लीडर्स। जबकि दूसरे में आते हैं आपको नोबल मैन, नोबिलिटी रूल्ड ओवर द नोबल लोग, जो ये क्या करते हैं तीसरी संपत्ति पर अपना शासन करते हैं, तीसरी संपत्ति पर अपना शासन करते हैं। देखिए पहली संपत्ति में, पहले वर्ग में सीधा सीधी बात है कि पहले वर्ग में जो ऊपर के लोग होते थे, आपको पादरी हो गया, पुजारी हो गया, धार्मिक कर्म करने वाले राजा हैं, ये पहले वर्ग में आते थे। दूसरे में आपको समझ लीजिए कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तीसरे में आपको आते थे जो गरीब लोग होते थे वहीं आते थे। तीसरे में जो गरीब होते थे वहीं आते थे। तो ये होता क्या था कि पहले और दूसरे वर्ग के लोग जो होते थे, पहले और दूसरे वर्ग के जो लोग होते थे वे तीसरे पर वो बहुत बड़ा अत्याचार करते थे, तीसरे पर बहुत अत्याचार करते थे। उनसे टैक्स लिया करते थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टैक्स लिया करते थे, जिससे वे लोग क्या होते थे, उब गए। वे लोग उब जाते थे और एटलीस्ट उब कर उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इस तरह आपको 1700 देखिएगा 89 में इन तीनों को मिलाकर, तीनों को यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को मिलाकर एक अस्थाई क्लास बनाया गया, एक अस्थाई व्यवस्था बनाया गया, जिसमें ये कहा गया कि सबसे पहले कानून जो है वो सर्वोपरि है। सबसे पहला सबसे चीज जो है कानून है, जिसके
नज़र में जो तीनों स्टेट हैं यानी तीनों वर्ग के जो लोग हैं वो समान होंगे। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 वर्ग में बटा आपको, ठीक है ना, फ्रेंच सोसाइटी 3 वर्ग में बटा। पहला में जो राजा होते हैं, पादरी होते हैं, धार्मिक कर्मकांड करते हैं वे लोग। दूसरे में कुलीन वर्ग, कुलीन में बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग पैसे वाले को कुलीन वर्ग कहा जाता है। और तीसरे स्टेज में आपको गरीब वर्ग आते हैं, मध्यमवर्गीय वर्ग आते हैं। और दोनों वर्गों के द्वारा तीसरे वर्गों का शोषण होता था, कर लिया जाता था, बहुत बड़ी मात्रा में इन पर दबाव होता था। तो इससे ये उब कर क्या किए कि विद्रोह कर दिए। और इस विद्रोह से क्या हुआ कि जो पहले और दूसरे वर्ग के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, तीसरे वर्ग को साथ मिलाकर 1789 ईस्वी में एक सभा का आयोजन किया है। और उसमें ये पारित किया गया कि कानून पारित किया गया। इस कानून के नज़र में सभी लोग एक समान होंगे, अर्थात पहले मानवता का धर्म होगा, बाद में किसी चीज को देखा जाएगा, बाद में सभी चीज आएंगे। अब हम लोग जो अगला टॉपिक है, ये टॉपिक है आपको अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ेंगे। इसमें देखिएगा कि while looking at the history of democracy, आपने जैसा कि प्रजातंत्र के इतिहास को देखा, we have seen that democracy essentially developed as a response to other forms of government। आप जैसा कि देखते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ होती है वहाँ विकास एकदम होगा। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ विकास होंगे, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है अर्थात जहाँ जनता खुद खुली नहीं है, जहाँ जनता को खुद दबाया जा रहा है वहाँ विकास नहीं होता है। तो यहाँ पर एज ए रिस्पॉन्स टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज मोनार्ची और डिक्टेटरशिप, जहाँ राजतंत्र हो और जहाँ तानाशाही का शासन हो, उससे बेहतर शासन आपको प्रजातंत्र का शासन होता है। अर्थात प्रजातंत्र की जो व्यवस्था होती है इन दोनों तंत्रों यानी राजतंत्र और जहाँ डिक्टेटरशिप में होता है तानाशाही, इन दोनों से ज़्यादा बेहतर होती है और वो देश ज़्यादा क्या होता है, वो देश ज़्यादा डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं यानी जो सरकार की जो रूप होती है आपको डेमोक्रेटिक होती है, आपको डिक्टेटरशिप होती है और आपको मोनार्ची गवर्नमेंट होते हैं। इन्हीं के बारे में हमको नीचे पढ़ना है। अब इसमें देखिए मोनार्ची में जो होता है आप जानते हैं कि जहाँ मोनार्ची होता है यानी राजा का वहाँ पर शासन व्यवस्था होता है। मोनार्ची इज द रूल ऑफ द किंग, इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि मोनार्ची राजा का जो शासन होता है उसको हम लोग राजतंत्र कहते हैं यानी मोनार्ची शासन कहते हैं। और ये जो है व्यवस्था आपको पुराने समय से आ रही है। In a monarchy, the king has absolute power and sometimes he is helped by his council of minister। आप जानते हैं कि राजतंत्र में राजा ही सर्वोपरि होता है, राजा के द्वारा ही सारे कार्य करवाए जाते हैं क्योंकि सारे पावर तो उसी के हाथ में होते हैं। कभी क्या करते हैं कि जो अपने मंत्री होते हैं, जो उनका मंत्री परिषद होता है उससे वे क्या करते हैं, सहायता लेते हैं। हिस्ट्री इज फुल ऑफ स्टोरीज ऑफ जस्ट बेनोवेलेंट किंग एज वेल एज दोज हु वाज क्रूएल एंड अनजस्ट। इतिहास में आप देखिएगा कि एक से एक बेहतर राजा और एक से एक अच्छे से अच्छे राजा के बारे में भी आपको उदाहरण मिलता है। क्रूएल और अन्यायी राजा के बारे में भी इतिहास हमको बताता है। आप दूसरे शासन व्यवस्था में देखिएगा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप माने तानाशाह वैसे शासक होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए हर एक तरह से हर एक व्यवस्था को लगाते हैं। जैसे आप लोग हिटलर के बारे में जानते होंगे कि वो कैसा शासक था।
वो अपनी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने बातों को मनवाने के लिए, अपने कार्यों को करवाने के लिए मानवता को शर्मसार कर देता था, यानी मानवता का हत्या करता था। यानी हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही वैसी व्यवस्था है जिसमें एक तानाशाह जो है अपने बातों को रखने के लिए, अपने बातों को मनवाने के लिए उस हद को पार कर देता है जहां मानवता शर्मसार हो जाती है। यही आपका डिक्टेटरशिप होगा। आप इसको पढ़िएगा। मैंने आपको डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही के बारे में बताया। मैं फिर आपको बताता हूँ कि तानाशाही वैसी व्यवस्था है, वैसी शासकीय व्यवस्था है जिसमें एक तानाशाह शासक जो है अपने बातों को मनवाने के लिए, अपने आप को ऊपर रखने के लिए, अपनी छोटी सी छोटी भूल को ना मानकर उसको सही मनवाने के लिए मानवता यानी मानवता का हत्या करते हैं, मानवता तक को शर्मसार कर देते हैं। यही तानाशाही कहलाती है। इसी को हम लोग डिक्टेटरशिप कहते हैं। नीचे का जो पॉइंट है टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कितने टाइप्स की होती है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। थैंक यू।